हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एपिसोड नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कूलम्ब के नियम को, कूलम्ब्स लॉ को, जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलम्ब ने दिया था। तो हम लोग एक और फोर्स के बारे में कंसीडर करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जिसका नाम क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को केपलर के नियम से न्यूटन ने दिया हुआ था। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर दो वस्तुएं m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पे स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दोनों में से किसी का द्रव्यमान बढ़ जाए तो ये बल बढ़ेगा, या दोनों का बढ़ जाए तो बढ़ेगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने जब समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G लिया हुआ था, और ये इक्वेशन आया था F = G m1 m2 / r²। जहाँ पे G क्या था? तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा गया, ठीक है, क्योंकि यह किसी भी ग्रह के लिए ये इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और इस G का वैल्यू जो है दोनों वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जैसे दोनों के बीच हवा हो या जल हो या कांच हो, तो उस पर ये इनके बीच लगने वाला बल निर्भर नहीं करता। तो ये नियम दिया था न्यूटन ने, ठीक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। और जो है उसके बाद एक और आता है मैग्नेटिक फोर्स, उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं कि अगर चुंबकीय बल के बारे में देखा जाए कि दो चुंबकीय ध्रुव जिनकी शक्तियां क्रमशः कितनी और कितनी हैं, तो P1 और P2 हैं। दो चुंबकीय ध्रुव जिनकी शक्तियां क्रमशः P1 और P2 है, r दूरी पर हवा में स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या विकर्षण का बल है इनके ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं μ0/4π, ठीक है, और इस μ0/4π का वैल्यू होता है क्या? तो 10⁻⁻7 P1 P2 /r²। r जो लिए हैं वही r ले लीजिए, r²। तो यहाँ μ0 के साथ μr भी आ सकता है। तो μ0 को क्या कहते हैं? μ0 को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और इनके बीच अगर कोई मीडिया आता है तो इनके चुंबकशीलता में अंतर आएगा, इनके बीच लगने वाले बल का मान चेंज होगा, ठीक है। और उसी तरह का एक नियम दिया कूलम्ब ने। तो कूलम्ब ने एक नियम दे दिया, कूलम्ब का नियम। और इसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर दो वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं हैं जिन पे चार्ज के परिमाण क्रमशः Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से हवा में r दूरी पर स्थित है, तो ठीक इन्हीं बलों की तरह इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या विकर्षण का बल होगा वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा।
तो यहाँ पे जब प्रोपोस्टल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ F इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 का पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फोर्स है, ये फोर्स है ग्रेविटेशन का, ये जो फोर्स है वो है मैग्नेट का, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है। इन तीनों में आप क्या देख रहे हैं? इन तीनों में आप देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण तो सिर्फ आकर्षण का बल है, जबकि चुंबकीय बल और विद्युतीय बल यानी कूलम्ब का नियम जो है ये क्या है? तो आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। तो दूसरा क्या देखते हैं कि ये तीनों के तीनों बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं विद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल। तो ये वर्ग व्युत्क्रम नियम क्या है? वर्ग व्युत्क्रम नियम 1/r², यानी ये जो बल है ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या है? तो तीनों के तीनों सेंट्रल फोर्स हैं, केंद्रीय बल हैं। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका कांस्टेंट 10 का पावर -11 में है, यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल बहुत छोटा है, यानी वेरी वीक फोर्स है। क्या है? वेरी वीक फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर है, यानी बहुत बड़े द्रव्यमान का वस्तु बहुत छोटा परिमाण का बल उत्पन्न करेगा गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन अगर चुंबकीय बल की बात करें तो ये भी छोटा बल है, ये भी कमजोर बल ही है, क्योंकि इसका कांस्टेंट कितना है? तो 10 का पावर -7 है। लेकिन वहीं अगर विद्युत बल की बात करें तो इसका कांस्टेंट 10 का पावर 9 के रूप में है। तो ये क्या है? तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यानी बहुत प्रबल बल है, ठीक है, बहुत प्रबल बल है। तो अब हम लोग ये देख लिए कि जो कूलम्ब के नियम का रूप है, जो विद्युत बल के नियम का रूप है, वो चुंबकीय बल की तरह ही है और गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही है। और अब इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि इस कूलम्ब के नियम से क्या क्या बातें सामने आ रही हैं और ये कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, फिर इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ्यूचर में क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, यानी यहाँ आप नाम दे सकते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या नाम दे सकते हैं? स्थिर वैद्युत बल, या इसी को कह सकते हैं कूलम्ब का नियम, ठीक है। तो कूलम्ब ने क्या बताया? कूलम्ब ने बताया कि अगर यहाँ एक बिंदु आवेश हो Q1 और यहाँ एक इस वस्तु पे बिंदु आवेश हो Q2 और इनके बीच का दूरी हो r और माध्यम क्या हो? वायु हो। अगर ये हवा में स्थित हो तो Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश अगर हवा में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच अगर ये दोनों सजातीय हैं तो आकर्षण हो सकता है, दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस हैं तो विकर्षण होगा, यानी सजातीय है तो विकर्षण होगा और विजातीय है एक प्लस एक माइनस है तो आकर्षण होगा। तो उन्होंने कहा कि किसने? कूलम्ब ने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल या विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल कह सकते हैं या स्थिर वैद्युत बल, विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के समानुपाती, यानी उन आवेशों का मात्रा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तथा
उनके बीच की दूरी के वर्ग के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम दिया किसने? तो कूलम्ब ने, कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल यानी विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, परिमाणों के क्या लिख सकते हैं? गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम दिया। तो इस नियम से क्या मिल रहा है? इस नियम से ये मिल रहा है कि इनके बीच जो बल है वो क्या है? तो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर ये समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K लेने का नियम है और यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया गया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ ये कांस्टेंट K कितना के बराबर है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको एप्सिलॉन या एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, इसको एप्सिलॉन आप पढ़ सकते हैं और जीरो को नॉट पढ़ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ निर्वात की परावैधुता। तो सबसे पहले देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ एवं एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसे क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसे कहते हैं निर्वात की परावैधुता। ठीक है, तो इसे कहते हैं निर्वात की परावैधुता। और यहाँ पे अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है कि आवेशों का, ये तो कांस्टेंट हो गया 9 × 10⁹, और ये बता रहा है कि दोनों में से अगर किसी एक आवेश का वैल्यू बढ़ा तो फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर उनके बीच का जो दूरी क्या है? तो वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी जितनी गुनी बढ़ेगी उनके बीच लगने वाले बल का मान उसका स्क्वायर गुना घट जाएगा, और दो आवेशों के बीच की दूरी जितनी गुनी घटेगी उसका स्क्वायर गुना बल बढ़ जाएगा। यानी आपसे कहा जाए कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और हवा में 1 मीटर की दूरी पर हैं और 10 न्यूटन का बल लगाते हैं। दो आवेश हैं Q1 और Q2, हवा में 1 मीटर पर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो वही आवेश अगर Q1 और Q2 हवा में ही 5 मीटर की दूरी पर रख दिए जाएं तो अब कितना का बल लगाएंगे? तो सवाल है कि पहले 1 मीटर की दूरी पर थे, अब 5 मीटर की दूरी पर आ गए, तो बल कितना गुना बढ़ गया? तो दूरी कितना गुना बढ़ गया? तो दूरी 5 गुना बढ़ गया। तो 5 का स्क्वायर 25, यानी बल 25 गुना घट जाएगा। यानी पहले जो बल लग रहा था 10 न्यूटन, अब वो हो जाएगा 10/25 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर दो चार्ज थे Q1 और Q2 हवा में कितनी दूरी पर? 4 मीटर पे। कितनी दूरी पे? 4 मीटर पे। कितना बल लगा रहे थे? 1 न्यूटन। तो अब उन्हीं आवेशों को हवा में अब रख दिया गया कितनी दूरी पे? तो 1 मीटर पे। तो
तो अब कितना बल लगाएंगे, तो दूरी कितना गुना, पहले 4 मीटर था अब 1 मीटर हो गया, तो दूरी 4 गुना घट गया, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 गुना बल बढ़ जाएगा, यानी अब बल हो जाएगा 16 न्यूटन। तो कूलम्ब का नियम जो है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है का मतलब कि दो आवेशों के बीच की दूरी जितनी गुनी बढ़ेगी उसका स्क्वायर गुना बल घटेगा, और जितनी दूरी घटेगी, जितना गुना दूरी घटेगा उसका स्क्वायर गुना बल बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कूलम्ब के नियम की बात हम लोग करें तो इससे क्या बातें निकल के आती हैं कि यह जो बल है यह आकर्षण एवं विकर्षण दोनों बल है, यानी यह आकर्षण का भी बल है और विकर्षण का भी बल है। और दूसरी अगर इसके क्वालिटी की बात करें तो अभी आप देख रहे हैं कि यह क्या है, तो यह वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यानी दूरी जितनी गुनी बढ़ेगी दो आवेशों के बीच, उनके बीच लगने वाला बल उसका स्क्वायर गुना उसका वर्ग गुना घट जाएगा। तो ये आकर्षण एवं विकर्षण दोनों का बल है, इनके बीच आकर्षण विकर्षण दोनों हो सकता है, यह वर्ग व्युत्क्रम नियम है और यह प्रबल बल है, यह बहुत प्रबल बल है, बहुत प्रबल बल है। यानी ये F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर 1 कूलम्ब फिर 1 कूलम्ब कितनी दूरी पर रख दें, 1 मीटर के स्क्वायर पे, तो ये टोटल हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9। यानी अगर 1 कूलम्ब का चार्ज यहाँ हो, 1 कूलम्ब का चार्ज यहाँ हो और इनके बीच का दूरी कितना हो 1 मीटर, तो ये 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन का बल लगाएंगे, यानी 9 अरब न्यूटन का बल लगाएंगे। तो ये फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और क्या कह सकते हैं कि यह कूलम्ब बल जो है या जो स्थिर वैद्युत बल है यह केंद्रीय बल है, यह केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स कौन कौन से हैं जी, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है और विद्युत बल भी केंद्रीय बल है, चुंबकीय बल भी केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब हो गया कि एक चार्ज है, बड़ा चार्ज, एक बड़ा प्लस Q है, ठीक है, और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज जो है A पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, भगाना चाहेगा। तो आपने क्या किया कि इस प्लस Q को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में A से B तक लाके इसको रख दिया, ठीक है। अब ये इधर भगा रहा है, आप जबरदस्ती इसको लाके A से B पर रख दिए, तो A से B तक इस चार्ज को अगर सीधे लाने में 100 जूल काम आपने किया, तो अगर आप इस चार्ज को सीधे लाएं या इस चार्ज को घुमा कर लाएं, हजारों किलोमीटर घुमा कर यहाँ लाएं, तो भी आप 100 जूल ही कार्य करेंगे। तो केंद्रीय बल का मतलब हो गया कि उसके द्वारा किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, यानी इस चार्ज Q को A से B तक सीधे ला दें तो उतना ही कार्य होगा जितना आप इसको घुमा फिरा कर लाएं। जैसे कि अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पृथ्वी है तो ये वस्तु जो है इसको उठाकर आप यहाँ लाएं, सीधे ला दिए h ऊंचाई तक, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh, पृथ्वी की सतह से सीधे ला दिए तो mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जैसे अगर 1 किलो का वस्तु है, g 10 है और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो कितना काम हुआ, 100 जूल काम हुआ।
यानी इस वस्तु को 10 मीटर लाने में सीधे 100 जूल कार्य हुआ। इसी वस्तु को अगर आप ऐसे घुमा फिरा के 10 मीटर की ऊंचाई पे ही रखते हैं तब भी आपको 100 जूल ही काम करना पड़ेगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कहें या ये आपका विद्युत बल कहें, ये क्या है? तो केंद्रीय बल है। यानी ये दो आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश काम करता है। यानी Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स काम कर रहा है यह इस सीधी रेखा के अनुदिश काम करेगा। यानी इलेक्ट्रिक force is to be directed along the straight line joining their centers of two charges। ये दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश काम करता है। ठीक है, तो यह केंद्रीय बल भी है। और जो इसका क्वालिटी है कि यह बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, यह बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यानी आवेश वितरित नहीं होने चाहिए। यानी एक छोटे से बिंदु पर आवेश की मात्रा जो है उसके लिए ये सत्य है। ये नहीं कि कोई प्लेट है, चार्ज प्लेट, उस पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, उसके लिए ये काम नहीं करेगा। ये किसके लिए है? तो ये है बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए, यानी ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और यह जो बल है यह अनंत दूरी तक काम करता है। यह 10 का पावर -14 मीटर से लेकर अनंत तक प्रभाव दिखाता है। ठीक है, यानी अगर नाभिकीय बल को छोड़ दें तो परमाणु जो है वो बल, परमाणु संरचना के लिए जो आवश्यक बल है उसके लिए ये स्थिर वैद्युत बल ही काम करता है। यानी अगर यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात करें, यहाँ प्लस चार्ज है और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है 10 का पावर -10 मीटर के रेडियस में, तो इस प्लस और इस माइनस चार्ज के अंदर जो बल लगता है वो कूलम के नियम के अनुसार ही लगता है, स्थिर वैद्युत बल ही होता है। जो प्लस जो है इसको केंद्र में खींचना चाहता है, तो वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर केंद्र की ओर हमेशा एक बल काम करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है उसके लिए जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, ये अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत बल से ही प्राप्त होता है। या दो परमाणु मिलकर के अणु बन रहे हैं तो भी ये स्थिर वैद्युत बल वहां पे एक्टिव होता है। तो ये जो है ये सभी क्वालिटी हो गई कि यह आकर्षण एवं विकर्षण दोनों का बल है, बहुत वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, 10 का पावर -14 मीटर से लेकर अनंत दूरी तक के लिए ये जो बल है ये प्रभाव दिखलाता है। तो ये जो हो गए ये कुछ, और ये जो बल है ये दोनों आवेशों के बीच रखे जाने वाले माध्यम पर भी निर्भर करता है। जैसे इन दोनों के बीच में निर्वात है, हवा है, कभी दोनों के बीच में पानी है, कभी दोनों के बीच में बालू है, कभी दोनों के बीच में कागज है। तो ये जो इनके बीच जो लगने वाला जो बल है वो बल चेंज हो जाता है, बल बदलता है। यानी यह बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह बल आवेशों के बीच रखे माध्यम पर भी निर्भर करता है,
यानी माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है आगे, जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे अगर दो आवेशों के बीच अगर बल F लग रहा है और इनके बीच अगर पानी भर दें और फिर उन्हें उतनी ही दूरी पे शिफ्ट कर दें तो इनके बीच लगने वाला बल 81 गुना घट जाएगा, यानी F/81 न्यूटन हो जाएगा। यानी जल का परावैद्युता कितना है? 81 है। अगर इन आवेशों Q1 और Q2 के बीच हवा में बल F लग रहा है, अगर इनके बीच कागज भर दिया जाए कागज, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान 5 गुना घट जाएगा, यानी F/5। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कागज की जो परावैद्युता है वो 5 होती है। तो आगे हम लोग परावैद्युता के बारे में समझेंगे। अभी हम लोग बेसिक बातें समझे कि कूलम्ब का नियम जो है वो गुरुत्वाकर्षण की तरह ही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का है। ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण सिर्फ आकर्षण का है और ये आकर्षण विकर्षण दोनों का है। गुरुत्वाकर्षण बड़ा कमजोर बल है, ये बड़ा प्रबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, और ये बल जो है ये दोनों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। बाकी लगभग सभी क्वालिटी जो है उससे मिलती जुलती हैं। आगे हम लोग जो है ये विद्युत बल के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे अगले एपिसोड में।